जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि साथियों आपको मैं डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे ला रहे हैं। बिहार से संबंधित प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल रहा है, फिर उसके बाद इतिहास हुआ, फिर नागरिक हुआ, अर्थव्यवस्था हुआ, साइंस हुआ, उससे प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। आज मैं आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट जो लाए हैं वह बिहार से भी संबंधित है, इतिहास भी इससे संबंधित है, और जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण, उससे भी संबंधित आज की क्लास में प्रश्नों को लाए हैं। तो ये जितने सारे प्रश्न हैं ये मुख्य हैं, बहुत आवश्यक प्रश्न हैं। तो आप लोग आज की लेक्चर को जरूर देखिएगा, चित्रात्मक तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में भी आएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, और आप लोग जो साथी मित्रगण आप लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर करने में कोई भी कसर मत छोड़िएगा। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों पर आते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या पहला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे होना चाहिए था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी जो सभ्यता है अन्यार्य सभ्यता थी क्यों? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी अन्यार्य सभ्यता थी क्यों? तो यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है विकल्प ए में यह जो है एक शहरी सभ्यता थी। बी कह रहा है कि इसका विस्तार जो है नर्मदा नदी घाटी तक था। सी इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, और डी इसकी लिपि जो थी चित्रात्मक थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, चित्र में देख सकते हैं यह सिंधु घाटी सभ्यता है। तो यहाँ पे जो विकल्प जो सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ये ए ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। सिंधु जो घाटी थी सभ्यता अन्यार्य सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि यह जो है एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहरी सभ्यता होना, इस सभ्यता के अन्यार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक जो है ग्रहण प्रमाण देखने को मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। बी दूसरे ऑप्शन को दूसरे प्रश्न को देखिए। प्रश्न जो 2 है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल को खोजा गया था? सुतका गेडोर, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो ये देख सकते हैं ये हड़प्पा कालीन सभ्यता की देन है, आप चित्र में देख सकते हैं, उसी का चित्र हमने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल को खोजा गया था? तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, हड़प्पा को खोजा गया था। क्योंकि सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और कहाँ पे? तो पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा नामक स्थल जो है इसका पता लगाया गया था, और इसकी खुदाई में दयाराम साहनी के द्वारा ही सर्वप्रथम इसका खुदाई करवाया गया था। किसका? तो हड़प्पा का। कब? तो 1921 में। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा में कौन सा भाषा को बोला जाता है? हड़प्पा में कौन सी भाषा को बोला जाता है? तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि हड़प्पा में जो है प्रोटो द्रविडियन ये जो है यहाँ की भाषा बोली जाती है। ओके, आप लोग जरूर इस चीज को याद करिएगा। और हड़प्पा सभ्यता तो ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, तो उस नाम को भी आपको ध्यान में रखना होगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता। इस नाम को दूसरा नाम जो है इसका सिंधु सरस्वती सभ्यता, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, सारे चीज को मैंने बता दिए। हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से पुकारा जाता है, वह है सिंधु सरस्वती सभ्यता। हड़प्पा यहाँ पे जो है कौन सी भाषा को बोला जाता है? तो प्रोटो द्रविडियन भाषा को बोला जाता है। कब खुदाई किया गया था? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। तीसरे प्रश्न पे, तीसरा जो प्रश्न है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? एक जो काल है नवपाषाण काल, इसमें लोगों के द्वारा जो पाला गया था वह पालतू पशु कौन सा था? घोड़ा, कुत्ता, भेड़ और बकरी। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सही होना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, भेड़ को पाला गया था। नवपाषाण काल में जो पाला गया था वह सबसे पहले जो पशु था भेड़ था। इसको पालने का जो समय माना गया था, इसको जब पालने का जो समय माना गया था वह 1000 ईसा पूर्व से
9000 ईसा पूर्व। कौन सा पूर्व? तो 9000 ईसा पूर्व। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। और नवपाषाण काल के लोगों ने किस जानवर को पालतू बनाया था? तो ये तो पता चल गया कि पाला गया था कौन से जानवर को? तो भेड़ को। और पालतू किसको बनाया गया? नवपाषाण में लोगों के द्वारा कौन से जानवर को पालतू बनाया गया था? तो जो पाले जाने वाले जो जानवर थे सबसे पहले वह भेड़ तो थे ही, ये बिल्कुल सही है। बिल्ली भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, तो उस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद गाय भी होगा, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, ऊंट हुआ, उसके बाद बकरिया हो गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो आपको जो पहला पालतू जानवर था वह कह सकते हैं शायद बकरियां ही थी। ये सबसे पहले इसको पालतू बनाया था। और पाला गया था कौन? सबसे पहले भेड़ को पाले थे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4। देखिए चित्र के माध्यम से बहुत अच्छा प्रश्न था। यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? देखिए साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? जुआ खेलना था, कि संगीत गाना था, कि शिकार करना था, कि घुड़सवारी करना था? तो ये बात चल रहा है, पूरा पाषाण काल का चल रहा है। आप फिगर में देख सकते हैं ये लोग क्या करते हैं। यहाँ पे शिकार किया गया है और इतने सारे लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या अपना जो है परिवर्तन यहाँ पे दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य यहाँ पे जो बातें है, शिकार करना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पूर्व पाषाण काल में जो आदि मानव थे उनके मनोरंजन का जो साधन था वह शिकार करना ही था, क्योंकि वे मुख्यतः जो थे शिकार पर ही निर्भर रखते थे और उनका जो सबसे भोजन था शिकार करना। मांस और कंदमूल हुआ करता था उस समय, तो वह लोग जो है उसी को खाते थे। तो ये बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि बिहार के कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? कौन सी नदी है जिस पर हम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण करते हैं? अब रही बात की बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो इसको भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे कौन सी नदी है? गंगा, पुनपुन, फाल्गु और यहाँ पे कोसी नदी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कोसी नदी। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये जो है कोसी नदी है, क्योंकि उत्तर बिहार की जो प्रमुख नदी है ये कोसी नदी है। ये जो है इस परियोजना के निर्माण में कह सकते हैं कि 32,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जो है कोसी नदी के लिए अनिश्चित रूप से प्रवाह और भयंकर बाढ़ से प्रभावित होती है। मतलब कोसी नदी में अधिकतर बाढ़ भी आपको देखने को मिलता है। और इस कोसी नदी जो है, इस परियोजना की जो स्थापना हुआ था कोसी नदी परियोजना का, इस चीज को ध्यान रखना होगा, 1953 में हुआ था। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन सही हो रहा है। और ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि जो बिहार है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की जो पहली नदी घाटी जो परियोजना है वह है सोन नदी घाटी परियोजना। कौन सी नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है बहुउद्देशीय परियोजना, इसके भी बारे में आप लोग समझ लीजिए कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है दोस्तों। तो बहुउद्देशीय परियोजना वह परियोजना है जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है। जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ओके, इतना तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? किसका जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक में है? कोयल, यहाँ पे होना चाहिए कोयला, सोन, पुनपुन और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सोना यहाँ पे सोन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, सोन नदी होना चाहिए। ठीक है। और इसका जो पुराना नाम क्या है सोन का? तो ये इसका जो पुराना नाम संभवतः कह सकते हैं वह है सोहन। सोहन से ही मिलकर क्या बना है? सोन बना है, जो पीछे बिगड़कर सोन बन गया था। अब इसका जो पुराना नाम क्या है? सोहन है। ठीक है। ये जो नदी है ये मतलब ये कह सकते हैं ये जो नदी है ये मध्य प्रदेश के कहाँ पे, कौन से राज्य के? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलकर 350 मीली चक्कर काटती हुई पटना में पश्चिम गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना
होगा। और अमरकंटक में किन नदियों का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में जो नर्मदा नदी हो गया, सोन नदी हो गया, 3 ही नदी है इसमें। जो इसका जो है अमरकंटक पठार से निकलने वाली जो 3 नदियां है, सोन हो गया, नर्मदा हुआ और जोहिला नदी हो गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सोन को याद करिएगा, जोहिला को याद करिएगा और इसके बाद नर्मदा को याद करिएगा। तीनों आपके लिए बहुत फेमस है, मशहूर है, आप इसे जरूर याद करिएगा। और उसी प्रकार अगर बिहार की बात कर देगा कि बिहार राज्य में गंगा नदी की प्रमुख नदियां कौन सी है बिहार राज्य में, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन नदी, पुनपुन और महानंदा और कर्मनाशा हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 7 नंबर। 7 जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, वह आम की प्रजाति कौन सी है? दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा और सफेदा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आम की सफेदा आम की वह प्रजाति है जो बिहार में ही उपजाई जाती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या डी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है 8 नंबर कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल जो है कब बना था? चंद्रगुप्त का जो महल है मुख्यतः बना गया था, क्या चीज से बनाया गया था? तो ईंटों से बनाया गया था कि मिट्टी का, कि लकड़ी का, कि पत्थर का? तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी होना चाहिए, ये बिल्कुल सही हो रहा है। आप यहाँ पे चित्र को देखकर आप इसका उत्तर अच्छे तरीका से समझ गए होंगे कि जो पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल है वह लकड़ी से बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि यह बिहार के पटना के जो कह सकते हैं समीप बुलंदी भाग वन कुम्हार के द्वारा खोदाई गई मौर्य काल में, कौन? तो मौर्य काल के लकड़ी की जो विशाल भवनों को अवशेष में इसको लगाया गया था। और मौर्य काल की राजधानी कहाँ की थी? ये भी चीज ध्यान रखिएगा। मौर्य काल की राजधानी कौन सी दोस्तों है? तो मौर्य काल की जो राजधानी थी उस समय वह थी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। ओके, मौर्य काल की राजधानी कौन है? तो पाटलिपुत्र है। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या आते हैं 9 जो प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र में वह कौन सा शासक था जो सबसे पहले अपनी राजधानी को बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य था कि कनिष्क था? अशोक महान था कि इनमें से कोई नहीं था? जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये पटना में, जिसको हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, इसको सबसे पहले राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि पाटलिपुत्र जो है वर्तमान में हम लोग इसको पटना के नाम से जानते हैं। और इतिहास के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो इतिहास के अनुसार तो उस समय जो सम्राट अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी था, अजातशत्रु, किसका नाम आ गया? अजातशत्रु। इस चीज को भी ध्यान रखना होगा कि अजातशत्रु का जो है उत्तराधिकारी कौन सा था? साथियों, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन सा था? तो उदयन था। इस चीज को भी ध्यान में एक एक बातों को आप लोग को रखना होगा। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन था। ये अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। कौन? तो ये जो बकलोलवा है उदयन, यही जो है अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। और यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य था, यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी में इसको क्या किया था? कन्वर्ट कर लिया था। ओके, बिल्कुल सही हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 10। अरे बाबा, ये तो बड़ी बिजोड़े फिगर है। 10 नंबर देख सकते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति के जो नेता थे कुंवर सिंह, इनका देहांत कब हुआ था? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन कुछ देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं 26 अप्रैल 1858, 10 जून 1858, 9 मई 1858, 12 मई 1858। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन 7 मई भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये बिल्कुल सही है, 26 अप्रैल 1858। कब? तो 1857 की क्रांति के नेता, 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। इनका देहांत कब हो गया था? तो 26 अप्रैल 1858 को इनका देहांत हो गया था। क्योंकि ये जो थे जगदीशपुर के स्वतंत्र होने के 3 दिन बाद, जब जगदीशपुर जो है यह स्वतंत्र हुआ था, तो उसके 3 दिन बाद 20 अप्रैल 1858 को
माफ कीजिए 26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गया था। और इनका जो जन्म हुआ था एक राजपूत परिवार से थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में के सिपाही के ये महानायक भी थे। कौन? तो वीर कुंवर सिंह। देख सकते हैं जगदीशपुर यहाँ पर लिखा भी गया है, जगदीशपुर, यहाँ पे वीर कुंवर सिंह, इनका यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 10। देखिए ये साथियों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और ये देख सकते हैं डायग्राम भी यहाँ पे जो चित्र है कितना मस्त लग रहा है कि पूछा गया प्रश्न भी मस्त है, यहाँ पे फिगर भी मस्त है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, कणाद थे, पराशर थे, वत्सायन थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप लोग जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य न थे जी। कौन थे? जो चाणक्य थे वह अपने, जैसे चंद्रगुप्त के जो अपने गुरु चाणक्य थे वह कौटिल्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाने जाते हैं। पूछा जाता है प्रश्न कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप तो जानते होंगे साथियों, चाणक्य को जाना जाता है। और ये चाणक्य जो साहब है ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और मेघास्थनीज यूनान का एक राजदूत भी था। आगे देखिए प्रश्न 12। देखिए प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? अब बताइए। अभी देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा भयंकर भीड़ है और इस भीड़ में कह रहा है कि किसान आंदोलन के साथ कौन से नेता जो थे जुड़े हुए थे साथियों। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह और इनमें से कह रहा है कोई नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी से यहाँ पे ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब रही बात की काहे मतलब किस लिए जुड़े थे, तो ये चंपारण किसान आंदोलन जो था यह स्वतंत्रता का व्यापक संघर्ष का एक हिस्सा माना जाता था। जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उस समय चंपारण और बाद में खेड़ा। चंपारण तो आपको पता है दोस्तों कि ये बिहार में है, ये बिल्कुल आपको पता है। एक खेड़ा जिला है, ये कौन सा राज्य में है? तो ये गुजरात में है। और जो गांधी जी आए थे वहीं से लौटे थे। वह किसान संघर्षों के नेतृत्व देकर असहयोग का प्रयोग किया था। ठीक है, अब यह भी आप लोग को याद करना होगा कि बिहार में किसान आंदोलन कब हुआ था। तो 1929 जरूर आप लोग सन को याद कीजिएगा। 1929 में जो है ये किसान आंदोलन हुआ था और स्वामी सहजानंद जो थे इसका नेतृत्व किए थे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13 जो है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में, लाहौर में, कि पटना में, कि नासिक में? तो अरे बाबा यहाँ पे जो सी ऑप्शन हुआ है ये बिल्कुल सही होगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वह पटना में हुई थी। कब है? तो आप इस डेटों को याद कीजिएगा कि मई 1934 में हुई थी जी। कब हुई थी? तो मई 1934 में इसकी पहली बैठक हुई थी। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या 14 जो प्रश्न है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? लो, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे कि साम्यवादी, कि अंतर्राष्ट्रीयवादी, के राष्ट्रवादी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि श्री नरसिंह की बात किया है तो ये बिल्कुल जो थे समाजवादी नेता थे। आगे देखिए प्रश्न 15 जो प्रश्न है ये तो बड़ा भयंकर जेल लग रहा है। ये कौन सा जेल है? अब तो साथियों पढ़ने पर पता चलेगा कि जगत नारायण लाल को कौन से जेल में भेजा गया था। ला, जगत नारायण लाल को कौन से जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में, हजारीबाग जेल में, कि भागलपुर जेल में, कि कैंप जेल में? तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल जी को यहाँ पे भेजा गया था क्योंकि बांकीपुर जो जेल है यह सेंट्रल जेल है भारत के बिहार राज्य में। पटना में स्थित एक औपनिवेशिक जेल है। देख सकते हैं पुराने जमाना का है। औपनिवेशिक जेल तो कहीं दिए, तो आपको इससे समझ गए होंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए 16। अब देखिए यहाँ पे तो ये नीतीश कुमार जी हैं जो हमारे अभी वर्तमान समय के मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ पे जो देख सकते हैं कौन है, तो आप लोग को तो जरूर प्रश्न के अनुसार आप लोग को जरूर बता देंगे कि 16 प्रश्न जो है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है?
बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह जी को, कि कर्पूरी ठाकुर को, कि डॉक्टर श्री कृष्ण को, कि जयप्रकाश नारायण को? तो खुद आपको पता हो गया, फिगर से देख सकते हैं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये जो नीतीश कुमार जी हैं और ये डॉक्टर श्री कृष्ण जी थे, इन्हीं को हम लोग बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे। और बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे कौन से थे साथियों? तो वह थे डॉक्टर श्री कृष्ण थे। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और ये श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से बहुत फेमस थे। बिहार केसरी और श्री बाबू भी थे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जाने जाते थे। और ये मुख्यमंत्री कब तक थे? ये भी आता है कि ये मुख्यमंत्री जो थे बिहार के सबसे पहले कब थे? तो देखिए साथियों, अब हम लोग का जब देश आजाद नहीं हुआ था 1946, जो कह सकते हैं उस समय 1946 से 1961 उस समय तक थे। बिहार के मुख्यमंत्री के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो यहाँ पे 1946 आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, हम लोग तो 1947 में देश आजाद हुआ था। तो नहीं, ऐसा नहीं है, 1946 से 1961 ही था। आगे देखिए प्रश्न संख्या 17। देखिए इस चित्र के माध्यम से बहुत अच्छा प्रश्न है। 17 कह रहा है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? कौन सा ऐसा जो देश है जो हम लोग जो राज्य है बिहार, इससे उसका सीमा जो है टच करता है, सटा हुआ है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की चीन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप लोग जानते होंगे नेपाल की जो सीमा है यह बिहार से सटी हुई है। अब यहाँ पे आता है बात कि बिहार की जो सीमा है तो एक देश से मिलती है, ये तो हमको पता चल गया कि नेपाल देश से मिलती है। और यहाँ पे रहा बात कि बिहार से कौन कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सीमा मिलता है? तो वह याद करिएगा 3 ही राज्य है, बहुत ज्यादा राज्य नहीं है, 3 ही राज्य है। एक तो आपको पता है वह यूपी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर हो जाएगा, एगो तो भिड़िए सटा हुआ है झारखंड, ये भी जो है बिल्कुल हो जाएगा दूसरे नंबर पर। एगो तीसरे जो है पश्चिम बंगाल है, तीसरा कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल जो 3 राज्य हैं ये बिहार से की सीमा से सटे हुए हैं। एगो देशवा जो है कौन सा है? नेपाल है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, इतना छोटा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 18। अरे बाबा, ये तो गेंडा का आ गया। ओरंग जो है राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? असम में है कि मेघालय में कि मणिपुर में कि मिजोरम में? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओरंग जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है। ओरंग जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है, क्योंकि ये जो है भारत के असम राज्य के उदलगुडी और शोणितपुर जिले में स्थित है। कौन कौन से जिले में स्थित है? तो उदलगुडी, ये सब पहले आप लोग को बता चुके हैं। उदलगुडी और यहाँ पे जो है शोणितपुर जिलों में ये क्या है? ये ओरंग राष्ट्रीय उद्यानवा है, ये स्थित है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन से नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर तट पर यहाँ पे स्थित है। और इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो फ्लोर हुआ, फोन हुआ, हाथी हुआ, चीता हुआ, आदि जानवर, बहुत सारे जानवर होते हैं इसमें पाए जाते हैं। गेंडा का आप देख सकते हैं फिगर में। 19 नंबर प्रश्नों को देखिए। अरे वाह, ये तो साइंस से प्रश्न आ गया। 19 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वातावरण में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पे कौन सा ग्रीन हाउस जो है गैस नहीं पूछा गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना, N2O जिसको हम कहते हैं, ये जो है ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है और ये पृथ्वी के वातावरण में ये पाए जाने वाली गैस नहीं है। और अगर बात करें कि ये तो ठीक है, नहीं है सर, लेकिन ग्रीन हाउस गैस वह कौन कौन सी है? तो जो प्रमुख जो ग्रीन हाउस जो गैस हो जाएगा वह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैस है। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि ये जो है ओजोन के निर्माण में सहायता करता है, इसलिए ये जो होगा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। 20 जो प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अब आया है खारे पानी। जो हम लोग खारा पानी को पीते हैं तो खारा लगता है, क्योंकि हम लोग को मीठा पानी पसंद रहता है साथियों। तो मीठा पीते हैं तो कहते हैं कितना मीठा लगता है। अगर वहीं खारा पानी दे दिया जाए तो कोई नहीं पिएगा, अरे बाबा कितना खारा पानी लग रहा है। तो एशिया की सबसे बड़े खारी पानी की झील चिल्का झील, बुल्लर झील, गोविंद सागर झील की पुलिकट झील?
तो यहाँ पे तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चिल्का झील जो है एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील मानी जाती है। कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे साथियों स्थित है? उड़ीसा राज्य में ये जो है खारे पानी की झील स्थित है। चिल्का झील भी यहाँ पे स्थित है, वही है। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील इसको कहा जाता है। और ये कौन कौन सा जिला में स्थित है साथियों? उस वहां के उड़ीसा के, तो खुर्दा एगो जिला है, खुर्दा, और एगो है गंजम। ये दोनों जो जिला है साथियों, ये दोनों जिलों में जो है ये चिल्का झील स्थित है। और दोनों जिला कौन से राज्य में? तो खुर्दा और गंजम ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक 21वां प्रश्न देखिए ना, कह रहा है कि नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है कि अरुणाचल प्रदेश कि मणिपुर की मिजोरम में है? तो जो नामधापा राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में है, जिसकी राजधानी ईटानगर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही नामधापा राष्ट्रीय उद्यान है फिगर में। और नामधापा जो राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1983 में हुआ था साथियों। कब? तो 1983 में हुआ था। और ये भारत के उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा नामधापा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। और भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत का सबसे तीसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा? तो नामधापा राष्ट्रीय उद्यान। जरूर याद करिएगा, और याद आप लोग को हो भी गया होगा। 22 जो प्रश्न है कि भारत का कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व धरोहर में शामिल है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व, और चौथा जो है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए साथियों, 4 विकल्प दिए गए। इस तरह के भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी जो होगा ये राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है। कौन कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 है। ये सारे जो है सभी यूनेस्को के राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल है। तो चारों विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं। 23 प्रश्न पे आते हैं। देखिए, अरे बाप रे, ये कितना सुंदर सा मनमोहक सा दृश्य है, जिसको देखने के बाद पता चल रहा है कि हम लोग भी यहाँ पर चले जाएं। 23 जो प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे उष्णकटिबंधीय वातावरण देखने को मिलता है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कि नमधापा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो यहाँ पे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। आप देख सकते हैं वही चीज है, उष्णकटिबंधीय वातावरण है। देख सकते हैं यहाँ पे हिरन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है उष्णकटिबंधीय जो है वहां पे देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय वातावरण। और ये कौन से राज्य में है साथियों? तो ये कौन सा राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। कौन से राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। और छत्तीसगढ़ राज्य के कौन सा जिला में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिला में है। कौन जिला में है? तो बीजापुर जिला में। कौन से नदी के किनारे बसा है? नदियों याद करिएगा साथ में, और बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। नदी जो है यह इंद्रावती नदी के किनारे ये जो है ये देख सकते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे अवस्थित है। आगे 24 प्रश्नों को देखिए। 24 जो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही जलीय क्षेत्र को चुनना है। जलीय क्षेत्र, तो वह कौन सा जलीय स्थान है? यह भारत के पूर्व तट पर है, यह विश्व प्रसिद्ध पंछी चिड़ियाघर है, यह भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के आसपास है, ये खारे पानी की झील है। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में, अरे बाबा, ये देखिए झील है। कौन सा झील है? यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना होगा। पुलिकट झील है कि कोलेरू झील है कि चिल्का झील की डल झील है? तो हम डायरेक्ट ऑप्शन ए कर रहे हैं सही कि ये पुलिकट झील है। आप फिगर में देख सकते हैं। और जलीय क्षेत्र के पूछा है तो जलीय क्षेत्र में ये सारे स्थित हैं। जो पुलिकट झील है भारत के पूर्वी क्षेत्र पे पूर्वी तट पर स्थित है, और यह विश्व प्रसिद्ध चिड़ियाघर भी यहाँ पे है, और भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के आसपास भी है, और खारे पानी की झील भी है। कौन सा? पुलिकट झील। 25 प्रश्नों को देखिए। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? 25 जो है कि किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है? कौन सा इसमें से चारों विकल्प में से उर्वरक है? यूरिया साहब है कि रॉक फॉस्फेट है कि अमोनिया है कि पोटास म्यूरेट है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, पोटास म्यूरेट। ये जो है
यहाँ पे मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता इसके पास अधिक होता है और मिट्टी को अधिक जो है ये अम्लीय जो है इससे मिट्टी हो जाती है। और ये प्रोटीन और शर्करा के उत्पादन करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। कौन सा? पोटाश म्यूरेट, क्योंकि पौधे में पानी की मात्रा को बनाए रखने ते हुए भी ये सूखे से बचाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पोटाश म्यूरेट। 26 प्रश्न जो है कि फोबोस और डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं? देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ग्रह है ये मंगल ग्रह है। ये जो ग्रह है मंगल ग्रह है, ले लिए हैं हम। मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र आपको पता हो गया होगा कि जो फोबस और डाइमोज जो उपग्रह हैं ये मंगल के ग्रह होते हैं। मंगल जो है जिसको हम लाल ग्रह से भी नाम के जानते हैं, और इसके मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हो गए, एक फोबोस हो गया और एक डाइमोज हो गया। और जो मंगल ग्रह है ये सौर मंडल का, कहाँ के साथियों? तो सौर मंडल का ये चौथा ग्रह माना जाता है। कौन सा ग्रह माना जाता है? तो सौर मंडल का चौथा ग्रह माना जाता है। ठीक है, इसे लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 27 जो प्रश्न है कि गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती है? गन्ने के पौधे में मूल जड़, झुकाव जड़, नोडलो जड़ कि इनमें से कोई नहीं? तो जो झुकाव जड़ होता है, गन्ना आप देखे हैं गेहूं का, वहां पे जड़ कैसा होता है उसका? तो झुकाव जड़ होता है। ओके, 28 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 28 की पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जो जमीन है यह लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराना जो हम लोग का बिहार है यहाँ पे कितना प्रतिशत जो है झारखंड अपना जमीन लेकर राज्य को बना लिया? 38.40%, 45.85%, 42.85% की 51%। बी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। 45.85% जो है ये बिहार का जमीन लेकर जो झारखंड राज्य है बना हुआ है। तो मैं आप लोग के लिए 28 प्रश्नों को आज की लेक्चर में लिए थे। ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथियों जितना हो सके आप क्लास को शेयर करने में मदद कीजिएगा। और मैं यहाँ पे आप लोग को बीपीएससी के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको कराएंगे। आपकी तैयारी यहाँ पे जो है अच्छे तरीका से हो जाएगी। मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, और जीके जीएस तो चल ही रहा है। जीके जीएस में सारा आप लोग के प्रश्नों को करा देंगे। और लाइव क्लास भी कुछ दिनों में आप लोग का चालू होगा। लाइव क्लास में जरूर आप लोग जुड़िएगा, मैं उसका जो है समय सारणी आप लोग को बता देंगे। ओके, तो आज की क्लास आपको कैसा लगा? आज की क्लास को आप जरूर शेयर करिएगा साथियों, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में साइंस के प्रश्नों के साथ जो बहुत बेहतरीन होगा। आप लोग जुड़िएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।